प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 9 चैप्टर 7 के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ये आपका पार्ट 2 है। तो प्लीज़ आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। क्रिकेट का प्रसार। हॉकी व फुटबॉल जैसे टीम खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेज़ों ने कब्जा जमाकर शासन किया। उन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन पाया क्योंकि गोरे बाशिंदों ने इसे अपनाया, या फिर जहां स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसे कि भारत में। हालांकि ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में यह खेल लेकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज व हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। क्रिकेट खेलना यहाँ सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने में हमेशा प्रोत्साहन किया गया। हम पहले नहीं लिखे इसलिए मैं भूल ही गई। अब कहाँ? क्रिकेट खेलना यहाँ सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया। नतीजतन इस पर गोरे बगान मालिकों और उनके नौकरों का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना और यहाँ भी सदस्य हल्के रंग वाले मुलेटो समुदाय थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर, सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 के दशक तक गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशिक भारत के मैदान में दोपहर बाद टेनिस। यहाँ चित्रकार ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि खेल मनोरंजन और व्यायाम दोनों लिहाज से उपयोगी था। औरत मर्द प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए साथ साथ खेल सकते थे। ये ग्राफिक 1880 का ये चित्र है। हिमालय की पृष्ठभूमि में मौज मस्ती से चल रहा खेल। इस तस्वीर में पैवेलियन के आसपास खड़े नौकरों के अलावा शायद और कोई भी भारतीय नहीं है। नए शब्द। मुलेटो मिश्रित यूरोपीय अफ्रीकी मूल के लोग। मुलेटो मीन्स होता है मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोग। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरों की विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबियाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता व राजनीतिक प्रगति हो गया। अपनी आज़ादी के समय होवर्स बर्नहैम व एरिक विलियम्स जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखी। जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया हो कि वे गोरे अंग्रेज़ों से कम नहीं है। इस महान जीत में दो विडंबनाएं थी। पहली, विजयी वेस्ट इंडीज की टीम का कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी ऑश्वेत फ्रैंक वॉरेल को नेतृत्व संभालने का मौका मिला। दूसरी, वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी, बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने। मज़ेदार बात यह है कि कैरिबियाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाली वेस्ट इंडियन टीम वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र अपवाद है।
हिमालय के एक गांव में लोग काम चलाओ अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। यह 1894 की तस्वीर है। चित्र 10 के विपरीत इतना ही ना होगा। यहाँ खिलाड़ी लकड़ी के सामान्य टुकड़ों को ही काट छांट कर ये उपकरण बनाए हैं। क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी न किसी ओर से हैं। रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हो तो दर्शक की वफादारी इस पर निर्भर करती है कि वह किस शहर का है या वह किसका साथ दे रहा है। जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई में टेलीविज़न पर मैच देखते दर्शकों की भावनाएं राष्ट्रीय निष्ठाओं से तय होती है। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुआती इतिहास में टीमों को भौगोलिक आधारों पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि यह जानना दिलचस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिला था, तो टीमें बनती कैसे थीं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों के नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी तरफदारी कैसे तय करते थे। आइए देखें कि इतिहास के पास इन सवालों के क्या-क्या जवाब हैं। देखें कि भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफादारियां ब्रितानी राज के ज़माने में हिंदुस्तानियों को साथ ला रही थी और कौन उन्हें बांट रही थी। लैरी कॉन्स्टेंटाइन वेस्ट इंडीज के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक। क्रिकेट नस्ल और धर्म। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 में मिला है, जो अंग्रेज जहाज़ों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिक व सिविल सर्वेंट्स द्वारा सिर्फ गोरे क्लबों व जिम खानों में खेला जाने वाला खेल रहा। इन क्लबों की निजी चारदीवारी के अंदर क्रिकेट खेलने में मज़ा तो था ही, यह अंग्रेज़ों के भारतीय प्रवास के खतरों व मुश्किलों से राहत व पलायन का सामान भी था। हिंदुस्तानियों ने में इस खेल का बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए ज़रूरी हुनर की कमी समझी जाती थी। ना ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वे खेलें। हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बम्बई के जरतुशियों यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेज़ों के संपर्क में आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बम्बई में की, जिसका नाम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों के प्रयोजकों व वित्त पोषक थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसाय। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभुवर्ग ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। उल्टे गोरों के बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़े द्वारा रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया। जब ये साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाने के बीच की इस स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे, पारसी ही थे। दादा भाई नौरोजी जी भी। यहाँ पे एक चित्र है। पारसी टीम पहली भारतीय क्रिकेट टीम जिसने 1886 में इंग्लैंड का दौरा किया। परंपरागत क्रिकेट पोशाक के साथ वे पारसी टोपी को पहने हुए। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुसलमान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए।
ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए तो यह जातियों, नस्लों व धर्मों के लोगों का एक समुच्चय था, जिन्हें उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर ही बने, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। सामुदायिक संस्थानों को फौरन मान्यता मिल जाती थी। मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखाना द्वारा बम्बई के समुद्री इलाके के पास वाली ज़मीन की अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने लिखा, हमें मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिमखाना के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी। इन अर्जियों को नामंजूर करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हर राष्ट्रीयता के जिमखाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदनों को स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्र में जाहिर है कि औपनिवेशिक अफसर हरेक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रीयता मानते थे। यह भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्वीकृति की गुंजाइश ज़्यादा थी। जिमखाना क्रिकेट के इतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सांप्रदायिक व नस्ली आधारों पर संगठित करने की रिवायत डाली। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों की बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेलती थी। बाद में यह पेंटाग्युलर या 5 कोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की नई टीम में भारतीय, ईसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को नुमाइंदगी दी गई। मिसाल के तौर पर विजय हजारे, जो ईसाई थे, द रेस्ट के लिए खेलते थे। पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930 से 40 के दशक तक इस 5 कोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार के मशहूर संपादक S.A. बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर AFS तलायर खान और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटाग्युलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की। उनका कहना था, ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी आवाम को एकजुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया। लेकिन 5 कोणीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। 5 कोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रितानी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी। यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया। जाति और क्रिकेट। पालवंकर बालू का जन्म 1875 में पूना में हुआ था। उस समय भारतीयों को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था। इसके बावजूद बालू धीमी गति की गेंदबाजी में अपने समय के बेहतरीन गेंदबाज थे। बालू औपनिवेशिक काल के सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट मुकाबले क्वाड्रेंगुलर में हिंदूज टीम की तरफ से खेलते थे। अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि वह दलित थे और स्वर्ण चयनकर्ता उनके विरुद्ध पक्षपात करते थे। आगे चलकर 1923 में उनके छोटे भाई विट्ठल को हिंदूज टीम की कप्तानी का मौका मिला और यूरोपीय खिलाड़ियों के खिलाफ कई सफलताओं में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। एक अखबार के नाम भेजे गए पत्र में क्रिकेट के एक प्रशंसक ने हिंदूज टीम की जीत और अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक दूसरे से जोड़ते हुए लिखा था, हिंदूज की शानदार विजय का श्रेय मुख्य रूप से इस बात को जाता है कि हिंदू जिमखाना के कर्ता धर्ताओं ने देश के बेहतरीन गेंदबाज श्री बालू के भाई श्री विट्ठल को हिंदूज टीम का कप्तान नियुक्त किया, जो कि अछूत वर्ग से आते हैं। हिंदूज की जीत से यही सबक निकलता है कि छुआछूत के खात्मे से ही स्वराज का रास्ता खुलेगा, जो महात्मा गांधी जी की भी भविष्यवाणी है। ये कथन रामचंद्र गुहा, क्रॉनिकल ऑफ फॉरेन फील्ड से लिया गया है। अब आइए खेल के आधुनिक बदलाव को देख लेते हैं। आधुनिक क्रिकेट में
क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है, जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाला क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते हैं। 5 कोणीय और चतुष्कोणीय मैचों के दौर से उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज C.K. नायडू को तो लोग अब भी याद करते हैं, जबकि पालवंकर विट्ठल व पालवंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए बुला दिए गए क्योंकि नायडू का करियर तो लंबा था, पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के वक्त तक सक्रिय नहीं रहे। हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैच पुराने फॉर्म में थे, पर देश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है। महात्मा गांधी और औपनिवेशिक खेल। महात्मा गांधी देह और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूद को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन वह यह बात भी अक्सर कहते थे कि क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल अंग्रेज भारत में लाए हैं। ये खेल हमारे परंपरागत खेलों को नष्ट करते जा रहे हैं। उनका मानना था कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेल संपन्न वर्गों के खेल हैं। इन खेलों में औपनिवेशिक मनोदशा के दर्शन होते हैं और ये खेल हमारी मिट्टी से उपजे साधारण व्यायामों के मुकाबले कम प्रभावी शिक्षा ही दे पाते हैं, ऐसा उनका मानना था। महात्मा गांधी के लेखों में से लिए गए इन 3 अंशों को पढ़िए और टॉम्स अर्नल्ड या ह्यूज द्वारा शिक्षा और खेलकूद के बारे में व्यक्त किए गए विचारों से उनकी तुलना कीजिए। आइए अब शरीर की ओर दृष्टिपात करें। हर रोज 1 घंटा टेनिस, फुटबॉल अथवा क्रिकेट खेल लेने से क्या हम शरीर को शिक्षित हुआ कह सकते हैं? यह सच है कि शरीर इससे मजबूत होता है, लेकिन जैसे जंगल में मनमाना दौड़ने फिरने वाले घोड़े का शरीर मजबूत तो कहा जा सकता है, किंतु शिक्षित नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार ऐसा शरीर मजबूत होते हुए भी शिक्षित नहीं कहे जा सकते। शिक्षित शरीर निरोग होता है, मजबूत होता है, कसा हुआ होता है और उसके हाथ पैर आदि भी शिक्षित कार्य कर सकते हैं। शिक्षित शरीर निरोग होता है, मजबूत होता है, कसा हुआ होता है और उसके हाथ पैर आदि भी इच्छित कार्य कर सकते हैं। इसके हाथों में कुदाली, फावड़ा, हथौड़ा आदि सुशोभित होते हैं और ये हाथ इन सब का उपयोग भी कर सकते हैं। 30 मील की यात्रा करते हुए शिक्षित शरीर थकेगा नहीं। ऐसी शारीरिक शिक्षा कैसे मिलती है? हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाठ्यक्रम में इस दृष्टि से शारीरिक शिक्षा नहीं दी जाती। सच्ची शिक्षा क्या है? ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय से लिया गया है। लेकिन अगर यह हकीकत हो कि इस पवित्र भूमि पर क्रिकेट और फुटबॉल का चलन होने से पहले आपके अपने राष्ट्रीय खेल हो, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी संस्था को उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत के कई बहुत अच्छे देशी खेल हैं। वे क्रिकेट और फुटबॉल की ही तरह रोचक और उत्साहवर्धक हैं। उनमें खतरे भी उतने ही रहते हैं और ऊपर से उनकी एक खूबी यह है कि वे व्यवसायद्य नहीं होते, क्योंकि उन पर लोग कोई खर्च नहीं बैठता। मेरी दृष्टि में स्वस्थ शरीर वह है जो आत्मा का अंकुश मानता है और उसकी सेवा के साधन के रूप में सदा तैयार रहता है। मेरी राय में ऐसे शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनाए जाते, वे तो अनाज के खेतों और फार्मों में बनाए जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में विचार करें और आपको मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई के समर्थन में असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे उपनिवेशों में उत्पन्न भारतीय फुटबॉल और क्रिकेट के इस उन्माद के प्रवाह में बह जाते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में इन खेलों का अपना महत्व हो सकता है।
आप इस सीधी सादी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग, जिनके शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली होते हैं, सिर्फ किसान ही है। वे इन खेलों को जानते तक नहीं, और वे ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भी संपूर्ण गांधी वाङ्मय से लिया गया है। इस तरह भारत ने आज़ाद होने के 1.5 दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था। ऐसा इसलिए संभव हुआ चूँकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, न कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। टेस्ट ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया, तब ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश भर रहा था। स्वशासी डोमिनियन राज्य भी नहीं था। उसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाले विभिन्न कैरिबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध के काफ़ी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे। खेल और विऔपनिवेशीकरण को देख लेते हैं। खेल और विऔपनिवेशीकरण। यूरोपीय साम्राज्यों ने आज़ादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया को विऔपनिवेशीकरण कहा जाता है। सन 1947 में भारत की आज़ादी से शुरू होकर यह सिलसिला अगली आधी सदी तक चलता रहा। इस सिलसिले का असर व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंततः खेल में ब्रिटेन के पतन के रूप में हुआ। लेकिन यह सब एक बारगी नहीं हुआ। क्रिकेट संगठन में उत्तर साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने में अच्छा खासा वक्त लगा। भारत की आज़ादी से ब्रितानी साम्राज्य के खात्मे का बिगल तो बच गया था, पर क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा। आईसीसी पर, जिसका 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा। उन्हीं के हाथ में कार्यकलाप के वीटो अधिकार रहे। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार 1989 में जाकर खत्म हुए और वे अब सामान्य सदस्य रह गए। पिछली सदी के 50 व 60 के दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से मिलता है कि इंग्लैंड तथा कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां न सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव बरता जाता था, बल्कि टेस्ट मैचों में अश्वेत दक्षिण अफ्रीका की बहुमत आबादी को खेलने की मनाही थी। भारत, पाकिस्तान व वेस्ट इंडीज ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खेल से प्रतिबंधित कर दे। यह तभी हो पाया जब एशिया व अफ्रीका में उपनिवेशवाद से नए आज़ाद हुए देशों ने और साथ में ब्रिटेन की उदारवादी हवा ने अंग्रेजी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द करवाने में कामयाबी पाई। आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट 1970 के दशक में काफ़ी बदल गया। यह ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल में बदलते ज़माने के साथ खुद को ढाल लिया। अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया, तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा चूँकि इस साल इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में खेला गया। क्रिकेट का यह छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मना रहा था, तो खेल हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशासक का नहीं, बल्कि एक व्यवसाय का हाथ था। कैरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविज़न मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावनाओं को भांपकर दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंध पर ले लिया और 2 सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से समानांतर गैर अधिकृत टेस्ट व एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया। पैकर का यह सर्कस, इसे तब यही कहा जाता था, 2 सालों के बाद पैक हो गया, लेकिन टेलीविज़न दर्शकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा किए गए बदलाव स्थायी साबित हुए और इससे खेल का रंग भी बदल गया। रंगीन वर्दी
हिफाजती हेलमेट, क्षेत्र रक्षण की पाबंदियां, रोशनी जलाकर रात को क्रिकेट खेलना आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का स्थायी हिस्सा बन गया। सबसे अहम बात है, पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है और इसे बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। टेलीविज़न कंपनियों को टेलीविज़न प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए। टेलीविज़न कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यावसायिक कंपनियों को बेचे, जिन्हें इतना बड़ा दर्शक समूह और कहाँ मिलता। निरंतर टीवी कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से तो ज़्यादा वेतन मिलने ही लगा, पर उससे भी बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोका कोला तक के टीवी विज्ञापन हो गए। टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया। इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों व गांवों के दर्शकों तक हो गई। क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ। महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे जो कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे, अब अपने नायकों को देखकर सीख सकते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट टीवी की तकनीक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया। सिडनी में चल रहे मैच को अब सीधे सूरत से देखा जा सकता था। इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र ही बदल दिया। जिस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से हुई थी, वह वैश्वीकरण में अपने तार्किक अंजाम तक पहुंच गए। चूँकि भारत में खेल के सबसे ज़्यादा दर्शक थे और यह क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र दक्षिण एशिया हो गया। प्रतीकात्मक तौर पर आईसीसी मुख्यालय का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना स्वाभाविक लगता है। अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुत्व केंद्र के खिसकने की एक और निशानी ये है कि हाल के वर्षों में क्रिकेट के एक नए तकनीकी प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ियों ने शुरू किए हैं। पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा व रिवर्स स्विंग नामों के दो अहम हथियार दिए। ये दोनों इजाद महाद्वीपीय स्थितियों की उपज है। दूसरा इसलिए कि भारी बल्लों से आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी उंगलियों के स्पिन को बेकार साबित किए दे रहे थे, और रिवर्स स्विंग इसलिए कि खुली धूप में धूल उड़ाती बेजान पिचों पर तेज गेंदें घुमाई जा सके। इन दोनों प्रयोगों को शुरू में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शक की नज़र से देखा। उन्हें लगा कि ये तो चोरी छिपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त के साथ यह मान लिया गया कि क्रिकेट के कानून सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या अंग्रेजी स्थितियों के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते, और इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया के गेंदबाजों ने अपना लिया। लगभग 150 साल पहले भारत के अग्रणी क्रिकेटरों पारसियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर